अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हमने दो इम्पॉर्टेंट बातों के बारे में हम जिक्र करेंगे। एक तो ये है कि जो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम है, आप सब दोस्तों को पता है कि आजकल वो न्यूजीलैंड के दौरे पे गई हुई है और इस सोमवार को वो पाकिस्तान से रवाना हुई थी। तो उससे मुतल्लिक कोरोना के सिलसिले में दो तीन इंतहाई अफसोसनाक और एम्बैरेसिंग खबरें हैं पाकिस्तानियों के लिए। और इसके बाद दूसरी बात जिसका मैंने जिक्र करना है वो ये है कि कोरोना के जो वायरस है उसके बारे में कुछ ऐसी बुनियादी मालूमात जिनका आजकल हर कोई शख्स जिक्र कर रहा है, लेकिन उनका साइंटिफिक जवाब कम लोगों को मालूम है। दोस्तों, सबसे पहली जो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के बारे में खबर है वो ये है कि इस सोमवार को पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है वो लाहौर से रवाना हुई थी न्यूजीलैंड के लिए, लेकिन रवानगी से 2 दिन पहले वो पाकिस्तान के जो होटल में वो आइसोलेट हुए हैं और लाहौर की रवानगी से पहले 4 दफ़ा उनका पीसीआर टेस्ट हुआ है जो कि उनका नेगेटिव आया था। पाकिस्तान की ये जो क्रिकेट टीम है इसमें पाकिस्तान की नेशनल टीम और जो जूनियर टीम है जिसको पाकिस्तान शाहीन कहते हैं वो शामिल है। इसमें शामिल हैं 30 खिलाड़ी और जो 25 है वो सपोर्टिंग स्टाफ है। ये लोग रवाना होते हैं पाकिस्तान से न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड में ये उतरते हैं, वहां पे इनका पीसीआर टेस्ट होता है और उसके बाद इनको लेके जाया जाता है क्राइस्ट चर्च, जो कि न्यूजीलैंड का एक और शहर है। क्योंकि पाकिस्तान की जो नेशनल टीम है उसका प्लान है कि वो वहां पे 2 टेस्ट खेलेगी और 3 T20s। ये जो T20s हैं 3, इनका आगाज वहां पे जाके 18 दिसंबर को होना है और 26 दिसंबर से होना है जो टेस्ट क्रिकेट का आगाज वहां पे। और इसी तरह की जो पाकिस्तान की जो शाहीन टीम है वो न्यूजीलैंड की ए टीम के साथ भी 4 रोजा और T20 मैचेस खेलेगी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जब पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के जो प्लेयर्स हैं उनके जब पीसीआर की रिपोर्ट आती है तो उनमें से 6 लोगों की जो रिपोर्ट है पीसीआर की वो पॉजिटिव आई है इब्तदाई तौर पे, और जो बाकी रिपोर्ट्स हैं वो आज के दिन अवेटेड हैं। इन 6 लोगों में से न्यूजीलैंड के जो हेल्थ है डिपार्टमेंट, उनका ये कहना है कि इनमें से 2 वो लोग हैं, 2 वो खिलाड़ी हैं जिनको पहले से ही कोविड था और 4 को न्यू इन्फेक्शन है। अब जो इसमें हमारे लिए एम्बैरेसिंग बात है वो 2 हैं। एक तो ये है कि पाकिस्तान से 4 दफा उनका पीसीआर टेस्ट हुआ, चारों बार वो नेगेटिव था, लेकिन जब वो न्यूजीलैंड पहुंचते हैं और ये वहां पे एक चार्टर्ड फ्लाइट के जरिए गए हैं ऑकलैंड में, तो वहां पे 6 खिलाड़ी हमारे जो हैं उनका पीसीआर पॉजिटिव आ जाता है। क्योंकि ये खुद एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है हमारे पीसीआर टेस्ट या जो इनके हुए थे उनके ऊपर। दूसरा ये है कि क्योंकि 2 जो लोग हैं वो ऑलरेडी इन्फेक्टेड थे या जिसको हिस्टोरिक केस कहा है उन्होंने, और 4 जो है वो न्यू इन्फेक्शंस थी, तो वो जब लाहौर से न्यूजीलैंड भी पहुंचे हैं, क्योंकि जाहिर है न्यूजीलैंड एक दूर मुल्क है पाकिस्तान से, तो इस दौरान भी शायद जिन चीज़ों का ख्याल रखा जाना चाहिए था वो ख्याल नहीं रखा गया। उसके बाद ये हुआ है कि दूसरी अफसोसनाक खबर ये है कि जब उन्होंने सीसीटीवी फुटेजेस देखी हैं होटल की तो उसमें भी उनको कुछ प्रॉब्लम मिले हैं। वो प्रॉब्लम क्या है कि न्यूजीलैंड का असूल है कि जैसे पाकिस्तान की क्रिकेट टीम वहाँ पे पहुंची थी तो 3 दिन के लिए ये आइसोलेशन में रखते हैं सब लोगों को। पहले जो 3 दिन है, होता तो वहां पे 14 दिन का आइसोलेशन है, लेकिन जो पहले 3 दिन है उसमें हर शख्स अपने होटल के रूम में रहेगा, कोई हॉलवे में नहीं आएगा जो कि होटल की राहदारियां होती हैं, और हर शख्स 3 दिन के लिए मास्क मुसलसल पहने रखेगा। लेकिन जब सीसीटीवी फुटेज का एनालिसिस किया है न्यूजीलैंड की इंतजामिया ने, उनको पता चला है कि ये तीनों जो प्रिकॉशंस थी तो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के प्लेयर्स ने इनको ब्रीच किया, जिसके बाद न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को वार्निंग्स दी हैं कि आपने 3 से 4 जो हैं हमारे जो प्रिकॉशंस हैं उनको वायलेट किया है, और अगर नेक्स्ट एक भी आप लोगों ने वायलेट किया हमारी किसी भी प्रिकॉशंस को तो आपकी पूरी टीम को पाकिस्तान वापस भेज दिया जाएगा बगैर किसी मैच के खेले, जो कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन होगी। तो अभी जो ये सूरत हाल है, हमें दुआ करनी चाहिए, और पाकिस्तान की जो इंतज़ामिया है उन्होंने भी बड़ा सख्त वार्निंग दी है प्लेयर्स को कि वो मुल्क की इज्जत का ख्याल रखें और कोई भी ऐसा काम ना करें कि जिसके बाद से उनको आखिरी स्टेप उठाना पड़े। क्योंकि उनके जो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के डायरेक्टर हैं उनका नाम है डॉक्टर एशले ब्लूमफील्ड,
अब ये जो डॉक्टर एशले ब्लूमफील्ड है, ये बहुत मशहूर है वहां पे, क्योंकि इन्होंने बहुत कोशिश करके न्यूजीलैंड में इस वबा पे काबू डाला हुआ है। न्यूजीलैंड की आबादी दोस्तों 48 लाख है, लेकिन वहां पे जो केसेस की तादाद है वो 2047, और जो अमवात हुई हैं 25 हुई हैं, और वहां पे जो केसेस रिकवर हुए हैं वो हैं 1956। और 100 दिन 100 डेज ऐसे भी थे न्यूजीलैंड में कि जब वहां पे कोई एक सिंगल केस नहीं हुआ था। वो उन्होंने सबसे बड़ा, अभी देखें कि वहां पे ये है कि न्यूजीलैंड में कोई लॉकडाउन नहीं है, किसी किस्म की कोई ऐसी चीज नहीं है। उसकी वजह यह है कि जब वो किसी एक केस को ट्रेस करते हैं तो उसके कॉन्टेक्ट्स को भी वो ट्रेस करते हैं और उनको आइसोलेट करते हैं और उनको एक बबल क्रिएट कर देते हैं सिक्योरिटी का, ताकि वो और मुआशरे में रहने वाले किसी भी शख्स को वहां पे ट्रांसमिशन नहीं है इस वक्त। अगर पाकिस्तानी खिलाड़ी 14 दिन आइसोलेशन में रह के और नेगेटिव रहते तो फिर ये आज़ादी से वहां पे हर जगह पे घूम सकते थे या घूम सकते हैं। इब्तदाई तौर पे तो ये फैसला हुआ था कि पाकिस्तानी खिलाड़ी वहां पे जाके जो प्रैक्टिस कर सकेंगे, जो मैनेज्ड आइसोलेशन का एरिया है, लेकिन फिलहाल उन्होंने इस आइडिया को ड्रॉप कर दिया न्यूजीलैंड ने इन वायोलेशंस की वजह से। तो दोस्तों हमें दुआ करनी चाहिए कि पाकिस्तानी खिलाड़ी महफूज भी रहें और पाकिस्तान की इज्जत का ख्याल भी रखें। अब दोस्तों कोरोना वायरस के बारे में बहुत सारी बातें की जाती हैं, तो उनमें से कुछ बातों का मैं जवाब दूंगा। सबसे बड़ी बात ये की जाती है कि क्या ये लेबोरेटरी में तैयार हुआ है या ये कुदरती तौर पे जो वायरस है ये बना है। तो जो साइंटिस्ट ने इसका जीन एनालिसिस किया है, जिसको हम कहते हैं होल जीनोम एनालिसिस, तो उसके तज्जिए से हमें ये पता चला है कि ये जो वायरस है ये कुदरती तौर पे आया है। जैसे किसी दीवार के अंदर ईंटें लगाई जाती हैं तो वो उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, तो आपको दीवार के स्ट्रक्चर को देख के काफ़ी चीज़ों का आइडिया हो जाता है। तो इसी तरह जो इसका जीनोम एनालिसिस है या इसका जो आरएनए एनालिसिस है वायरस का, उसके बाद साइंटिस्ट को यकीन है मुकम्मल तौर पे कि ये एक कुदरती तौर पे वायरस है और इसका किसी भी तरह से किसी लेबोरेटरी या तजर्बागाह से ताल्लुक नहीं है। ये आप देखें कि पाकिस्तान में गुज़िश्ता दिनों में एक केस हुआ था मोटरवे पे, और फिर इसी जीनोम एनालिसिस यानी डीएनए एनालिसिस, ज़ाहिर है इंसानों में डीएनए होता है और वायरस में आरएनए होता है, तो उस एनालिसिस की मदद से जब मुजरिम पकड़े गए हैं तो ये कभी मुमकिन ना होता इस एनालिसिस के बगैर, क्योंकि इसे हम जीनोमिक सिग्नेचर कहते हैं कि ये हर जो इंसान होता है या कोई भी स्पीशीज होती है, कोई जानवर होता है, तो हर उसका मुख्तलिफ होता है। जब पहली दफ़ा ये वायरस आया है चाइना में और जनवरी के दूसरे हफ्ते में इसका जीनोम एनालिसिस जब उन्होंने दुनिया के साथ शेयर किया तो पता चला कि ये 2002 में जो सार्स 1 जिसको कहते हैं, यानी सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 1, उसके साथ बहुत ज़्यादा मिलता था। और इसी तरह 2012 में जो मर्स मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम आया था तो उसके साथ भी बहुत ज़्यादा मिलता था। क्योंकि दोस्तों ये जो कोरोना वायरस है, इसका जो आरएनए है, इसके 30,000 लेटर्स हैं, अल्फाज हैं जो आपस में मुख्तलिफ तरीकों से जुड़े हुए हैं, जिनके जुड़ने से ये वायरस तख्लीक पाता है। जिस तरह हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं 26 ABC से लेके XYZ, और हम उनको मुख्तलिफ तरीकों से जोड़ के मुख्तलिफ जुमले बनाते हैं, मुख्तलिफ अपने बातें बनाते हैं, तो इसी तरह जो वायरस का आरएनए है उसके अंदर न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। वो जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो मुख्तलिफ तरीके से जोड़ के 30,000 अल्फाज बने हुए हैं या लेटर्स बने हुए हैं। तो ये हर वायरस का एक ख़ास स्ट्रक्चर होता है। तो उस चीज़ ने हमें ये बताया है साइंटिफिकली कि जो ये वायरस है ये कुदरती तौर पे बना है, ना कि ये तजर्बागाह में। इससे पहले दोस्तों ये चमगादड़ में था, बैट्स में था। उसके बाद दो तरीके से सोचा जाता है कि या तो ये इसके अंदर कोई जीनियाती तब्दीली आई, क्योंकि जो वायरसेस होते हैं वो बहुत तेजी से तकसीम दर तकसीम होते हैं और हर तकसीम के बाद इनमें किसी न किसी तरह की थोड़ी सी तब्दीली आती है, क्योंकि ये अपने माहौल के मुताबिक अपने आप को एडजस्ट करते हैं, जिसको हम अडेप्टेशन कहते हैं। और बाज़ का तो उस तकसीम दर तकसीम के अमल के दौरान इसके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस आती हैं, लेकिन इसके अंदर एक मैकेनिज्म होता है कि ये उन तब्दीलियों को करेक्ट करता जाता है, उसे कहते हैं प्रूफ रीडिंग। अब वो जब करेक्ट करता है तो वो कोशिश ये करता है कि ना तो तब्दीली इतनी बड़ी हो कि वो अपने माहौल में एडजस्ट ना हो सके और डेड एंड हो जाए, यानी वो ख़त्म हो जाए, और किसी हद तक तब्दीली उसे चाहिए होती है, क्योंकि माहौल के तब्दील होने के साथ साथ वो अपने आप को तब्दील करता है अपने सर्वाइवल के लिए। इसे हम नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं।
तो चमगादड़ों से जब डायरेक्टली या इंसान में ये वायरस आया, या बहुत बड़ा ख्याल ये है कि ये इंसानों में आने से पहले चमगादड़ों के बाद ये किसी और भी जानवर में गया है जिसमें इसके अंदर कुछ तब्दीली हुई, और जब ये इंसानों में आया तो इसके अंदर मजीद तब्दीली के बाद ये इंसानों में अडेप्ट कर गया या एडजस्ट कर गया। क्योंकि वायरस के अंदर जो चेंजेस, जिसको हम म्यूटेशंस भी कहते हैं, अगर ये ना हो तो ये बहुत बड़ा साइंसी सवाल होगा। ये इतनी अमूमी बात है। लेकिन जब इंसानों से यही कोरोना वायरस जानवरों में गया और खास तौर पे मिंक्स में गया, तो वहां के माहौल के मुताबिक एडजस्ट करने के लिए इसने अपने अंदर बड़ी चेंज की या म्यूटेशन की, जिसकी वजह से ये वहां एडजस्ट भी हुआ, उनको इंसानों की तरह बीमार भी किया, और इंसानों की तरह बीमार करने के बाद बहुत सारे मिंक्स जो हैं उनकी डेथ्स भी हुई। और बाद में प्रॉब्लम तब बना कि जब ये मिंक्स से इंसानों में वापस इसने जंप किया तो एक नई शक्ल में आया, तो इंसानों का इम्यून सिस्टम को मजीद डिस्टर्ब किया। लेकिन क्योंकि जो ये मुख्तलिफ हुकूमतें थी, जिसमें स्पेन है, डेनमार्क है, नेदरलैंड्स है, स्वीडन है, और अमेरिका के कुछ एरियाज थे, और इसी तरह इटली का कुछ इलाका था, तो इन मुल्कों ने मिंक्स को तल्फ कर दिया, जिससे ये जो स्ट्रेन था जिसको हम क्लस्टर 5 कहते हैं, ये वहीं पे ही रुक गया और इंसानों को भी कंटेन कर लिया गया। तो ये जो चेंजेस होती हैं, ये जो म्यूटेशंस होती हैं, ये वायरस का कुदरती हिस्सा है। लेकिन जो अहम सवाल का जवाब है कि अभी तक पूरी दुनिया की जो साइंटिफिक कम्युनिटी है वो कन्विंस है कि इसके अंदर कोई भी ऐसी तब्दीली नहीं आई कि जिसकी वजह से, एक तो जो हम टेस्ट करते हैं इसको चेक करने के लिए कि वो नाकारा हो जाएं, और जो हमारी इस वक्त तक की वैक्सीन्स बनी हुई हैं वो सारी कारआमद हैं। इसके अंदर कोई भी बड़ी ऐसी चेंज नहीं आई कि जिसकी वजह से हमारी वैक्सीन इसके खिलाफ काम ना करें। क्योंकि इसके अंदर जो चेंजेस आती हैं दोस्तों, वो इतनी स्लो चेंजेस होती हैं कि अभी तक वो हिस्सा जिसको हम स्पाइक प्रोटीन कहते हैं, और स्पाइक प्रोटीन के भी कुछ मखसूस हिस्से होते हैं, तो उनके अंदर कोई ऐसी तब्दीली नहीं आई है कि जिसकी वजह से हमारी वैक्सीन को नकारा होना पड़े, या हमारे वो टेस्ट जो कि तशखीस करते हैं उनके अंदर कोई प्रॉब्लम आए। तो अभी तक, इस वक्त तक जब मैं आज आपसे बात कर रहा हूं, तो कोई भी ऐसी म्यूटेशन नहीं है खतरनाक कि जिसकी वजह से वायरस ज्यादा तेजी से फैल रहा हो हर तरफ, या फिर बहुत ज्यादा वो खतरनाक हो चुका हो। क्योंकि जो सबसे अहम एक म्यूटेशन आई थी वो इब्तदाई दिनों में ही आ गई थी, जिसको हम कहते हैं D614G। जिन 30,000 लेटर्स का मैंने जिक्र किया था, उसकी 614 यानी 614 पोजीशन पे ये एक तब्दीली हुई थी डी की जी के जरिए, जो कि एक लेटर्स हैं। तो जिसके बाद से वायरस ज्यादा तेजी से फैलना शुरू हुआ। लेकिन आज दुनिया में यही सबसे ज्यादा डोमिनेंट वायरस की स्ट्रेन है, और बाकी जो स्ट्रेन हैं वो इतनी डोमिनेंट नहीं है। यही जो मैंने आपसे बात की नेचुरल सिलेक्शन की, कि हर चीज अपने अंदर तब्दीली ऐसे लाती है बशमूल वायरसेस के कि वो सर्वाइव ज्यादा कर सके। तो जब फितरत ने देखा, कुदरत ने देखा, नेचर ने देखा कि ये जो D614G है ये ज्यादा ट्रांसमिसेबल है, तेजी से फैल सकता है, इसके अंदर ये सलाहियत है, तो यही सबसे बड़ी डोमिनेंट स्ट्रेन बन गई। तो सवाल पैदा होता है कि ये जो अभी जो इतने ज्यादा केसेस आ रहे हैं, इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? दोस्तों, इसकी बड़ी वजह वायरस नहीं है, इसकी बहुत बड़ी वजह हम इंसानों का बिहेवियर है। आप खुद अंदाजा करें कि जब पहली दफा जब मार्च, अप्रैल और मई में इसी तरह केसेस बढ़ना शुरू हुए थे, तो हर शख्स डरा हुआ था, हर शख्स मुहतात था, हर शख्स एक दूसरे से फासला बरकरार कर रहा था, गलियां सुनसान थी, और लोगों के इस रवैये ने वायरस को बहुत तेजी से फैलने से रोका। लेकिन आज जबकि तकरीबन उतनी ही तेजी से वायरस इस वक्त हमारे मुआशरे में फैल रहा है, तो ना आपको कोई डर नजर आता है, ना आपको कोई खौफ नजर आता है, ना आपको लोगों की तरफ से कोई एहतियात ज्यादा नजर आती है। तो और ऊपर से मौसम भी ऐसा है कि जिसकी वजह से लोग एक दूसरे के करीब हैं। तो इस चीज ने वायरस को बहुत ज्यादा मौका दे दिया है एक शख्स से दूसरे शख्स में जाने का। क्योंकि जहां तक हर्ड इम्यूनिटी की बात की जाए, तो बहुत दफा यह बात हो चुकी है कि पाकिस्तान जैसे ममालिक में, पाकिस्तान की अगर हम मिसाल लें जिसकी आबादी 22 करोड़ से जायद है, तो कम से कम 14 करोड़ लोगों को इस वायरस के इन्फेक्शन के बाद ठीक होना है हर्ड इम्यूनिटी के लिए, जो अभी तक नामुमकिन है। इसलिए बहुत सारे वो लोग थे जिनको अभी ये वायरस नहीं गया था, तो क्योंकि सर्दियों में लोगों ने करीब हैं, एहतियात भी नहीं कर रहे, अपने हाथों को भी नहीं धो रहे, मास्क का भी इस्तेमाल बहुत ज़्यादा नहीं है, और सोशल डिस्टेंसिंग, जिसको हमें फिजिकल डिस्टेंसिंग कहना चाहिए, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो वायरस को ज़्यादा मौका मिल रहा है फैलने का। तो वायरस अपनी वजह से नहीं, हमारे वजह से बहुत ज़्यादा फैल रहा है।
आप लोगों को एक आखिरी मैं मिसाल देता हूं कि जब यूरोप के लोग अमेरिका में गए 15वीं-16वीं सदी में, 15वीं सदी के इख्तिताम पे और 16वीं सदी के आगाज में, तो जो इंडियंस जिनको हम कहते हैं, जो अमेरिका में रहते थे वहां के मकामी लोग, तो वो स्मॉल पॉक्स, टीबी, इन्फ्लुएंजा और मीजल्स, इन वायरसेस से नाआशना थे, इन जरासीम से नाआशना थे। उनका इम्यून सिस्टम इनको नहीं पहचानता था, उनके इम्यून सिस्टम के अंदर डिफेंस नहीं था इन चीजों के लिए। तो वहां की आबादियों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ एक नए वायरस और नए बैक्टीरिया से। तो ऐसे ही होता है कि जब भी हमारे इम्यून सिस्टम का सामना होता है एक नए वायरस, नए बैक्टीरिया या नए जरासीम से, तो वो महफूज नहीं रख सकता हमारे जिस्म को। वो कोशिश करता है लेकिन उसके नतीजे में हमारे जिस्म को नुकसान होता है। बहुत सारे दोस्त पूछते हैं कि इन्फ्लुएंजा जो पेंडेमिक आई थी 1918 में, 1918 में, तो उसकी जो सेकंड वेव आई थी म्यूटेशन की वजह से, तो वो बहुत ज्यादा खतरनाक थी। तो क्या ऐसा ही अब होगा? देखें दोस्तों, जो इन्फ्लुएंजा वायरस है वो बहुत तेजी से और बड़ी ज्यादा तरीके से म्यूटेट हो जाता है, बहुत बड़ी तरीके से शक्ल अपनी तब्दील करता है, जिसकी वजह से हमारे इम्यून सिस्टम के लिए मुश्किल होता है कि गुज़िश्ता और आने वाले इन्फ्लुएंजा वायरस के दरमियान फर्क करना। लेकिन जो कोरोना वायरस है, एक तो अभी तक उसमें कोई ऐसी बड़ी तब्दीली नहीं आई और इसकी सलाहियत भी तब्दील होने की, इतनी बड़ी तब्दीली की वो कम होती है कि हमारा इम्यून सिस्टम को ये बिल्कुल ही धोखा दे सके। तो पेंडेमिक जो इन्फ्लुएंजा की थी 1918 की, जो इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से थी, वो मुख्तलिफ थी कोरोना वायरस की वजह से। तो हम इस वायरस के बहुत ज्यादा फैलाव को रोक सकते हैं, वैक्सीन का हम इंतजार कर सकते हैं अगर हम कुछ एहतियात करें। दोस्तों, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।